धमाका, 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 धमाका। ऐसा लगा जैसे कोई सुपर भूकंप आया हो। जिस द्वीप पर चियांग झान था, वो अचानक हिंसक रूप से हिल गया और फिर आसमान में रोशनी के काले खंभे उभर आए। वहां हजारों विशाल काले प्रकाश स्तंभ थे और उनमें से प्रत्येक एक पौराणिक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। वे सड़े हुए खरपतवारों की तरह विशाल आकाश में घुस गए। घने काले प्रकाश स्तंभों ने पूरे द्वीप को ढक लिया और उनके बीच में कहीं से एक काली रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी जो उन्हें एक साथ जोड़ती थी और पूरे द्वीप को सील कर देती थी। काली रोशनी की किरणों से उछलती और शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई, जैसे गरजते पहाड़ और गरजते समुद्र, 10,000 सरपट दौड़ते घोड़े और एक राजसी वातावरण। इस तरह के दिल को झकझोर देने वाले दृश्य ने अनगिनत विशेषज्ञों को तुरंत चौंका दिया। क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि एक सच्चे शिष्य ने संत पर हमला किया, इसलिए संत ने क्रोध में दानव सीलिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को सक्रिय किया और पूरे द्वीप को सील कर दिया। वो द्वीप की सावधानी पूर्वक खोज भी कर रही है। एक गुप्त हमला? क्या मजाक है। संत अराजक गुफाचरण की पहली परत की एक चोटी की विशेषज्ञ है और वो एक अजेय अस्तित्व है। पूरे 5 तत्व शैतान संप्रदाय में उपसंप्रदाय के गुरु और सर्वोच्च बुजुर्गों को छोड़कर कौन उस पर गुप्त हमला करने की हिम्मत करेगा? मुझे भी लगता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। एक सच्चा शिष्य, यहां तक कि वे प्रतिभाशाली लोग भी संत पर गुप्त हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्यथा ये मौत को आमंत्रित करने जैसा ही होगा। असीम द्वीप पर खतरे की चीखें ज्वार की लहरों की तरह गूंज उठीं। उसके बाद द्वीप के हर कोने में अनगिनत शक्तिशाली आकृतियां दिखाई दी। हजारों विशेषज्ञ चौंकाने वाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जैसे लहरें जो अभी शांत नहीं हुई थी और नवे स्वर्ग की ओर भागने वाली थी। इनमें से ज्यादातर लोग स्वर्गीय मनुष्य अवस्था और जीवन मृत्यु अवस्था के योद्धा थे, लेकिन उनमें से कोई भी एक विशेषज्ञ के बीच एक विशेषज्ञ था। कुछ हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ भी थे और उनमें से प्रत्येक एक अजेय क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। वे अद्वितीय थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखते थे। ये दृश्य देखकर और विशेष रूप से अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर चियांग झान चौंक गया। ये द्वीप वास्तव में शैतान दाओं का सबसे मजबूत संप्रदाय था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय का मुख्यालय 5 तत्व द्वीप। ऐसा कहा जाता था कि 5 तत्व संप्रदाय प्राचीन काल से अस्तित्व में था और इसकी एक मजबूत नींव थी। संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे। हालांकि वे किलिंग संप्रदाय जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे बेहद डरावने थे। शैतान की मांद, ये एक सच्चा शैतान का अड्डा था। चियांग झान को गंभीर चोट लगने के बाद, हालांकि उसने पहले ही अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर लिया था, फिर भी वो अचंभित था। क्या होगा अगर वो शैतान दाव विशेषज्ञ से टकरा गया? उसे जिंदा नहीं खाया जाएगा। इसके अलावा 5 तत्व द्वीप को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। भले ही चियांग झान छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पास मौका नहीं था। इसके अलावा वो छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि असंख्य नायक मकबरा 5 तत्व द्वीप के ठीक नीचे था। ये वो युद्ध का मैदान था जहां नामहीन विशेषज्ञ ने 1 लाख अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ को मार डाला था। इसमें अनगिनत खजाने थे। चूंकि वो 5 तत्व द्वीप पर आया था, इसलिए चियांग झान के खाली हाथ लौटने का कोई रास्ता नहीं था। जब उसने असंख्य नायक मकबरे की किंवदंतियों के बारे में सोचा, तो चियांग झान की आंखों में एक दृढ़ निश्चय नजर आई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिला दिया। 5 तत्व द्वीप को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्य इस मामले को लेकर उलझन में थे, लेकिन चियांग झान जानता था कि ये काले कपड़े वाली सुंदरी का काम होना चाहिए। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि उसकी कोई असाधारण पहचान होनी चाहिए। अराजक गुफा मंच के पहले स्तर के शिखर पर
एक विशेष पहचान वाले विशेषज्ञ ने अपने जेड शरीर को देखा, लेकिन वो अपराधी को पकड़ नहीं पाया। स्वाभाविक रूप से काले कपड़े वाली सुंदरी इस मामले को शांत नहीं होने देगी। हालांकि वो काले कपड़े वाली सुंदरी के गुस्से को समझ सकता था, लेकिन चांग झान को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसका इरादा दूसरे पक्ष को नहाते हुए देखने का नहीं था। यह सिर्फ एक संयोग था और उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसके साथ अन्याय हुआ था, फिर भी चांग झान ने काले कपड़े वाली सुंदरी के जेड शरीर को देखा। एक बार जब वो उसके द्वारा पकड़ा गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। खतरे के बीच चांग झान को लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी पीठ पर दबाव डाल रहा है। हालांकि उसने अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था। उसका दिल स्टील की तरह दृढ़ था और वो जल्दी ही शांत हो गया। इसके अलावा जब तक चियांग झान ने गॉड ब्यूरियल सी में लड़ाई से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझ लिया और अराजक गुफा चरण को तोड़ दिया, तब तक काले कपड़े पहने सुंदरता उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। जब उसका मन लगातार चंचल अवस्था में था, चांग झान ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को एकाग्र किया और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। समय बहते पानी की तरह तेजी से बीत गया। अनजाने में 2 घंटे बीत गए। इस अवधि के दौरान चांग झान ने गॉड ब्यूरियल सी में लड़ाई से प्राप्त सभी अंतर्दृष्टियों को छान मारा था और उन सभी को अच्छी तरह से समझ लिया था। निश्चित रूप से मैं एक सफलता के संकेत महसूस कर सकता हूं। इस समय चांग झान ने खुद से कहा और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थी, सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट करती थी। आत्मज्ञान की अवधि के बाद चांग झान ने बिना किसी आश्चर्य के अराजक गुफा चरण को तोड़ने का अवसर महसूस किया था। ये एक विशेषज्ञ के साथ लड़ने का लाभ था। जिन्होंने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था, वे कभी इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो बहुत खुश था। चियांग झान जानता था कि काले कपड़े पहने सुंदरी उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी और वे किसी भी समय फिर से मिल सकते थे। अपनी वर्तमान स्थिति के कारण चियांग झान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने एओ शेंग से संपर्क किया और शैन निटियन और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष के टुकड़े को ले लिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से अराजक गुफा चरण को तोड़ना शुरू कर दिया। अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के लिए आधे कदम तक। अराजक गुफा चरण को तोड़ना 2 चरणों में विभाजित था। सबसे पहले इसे अंतरिक्ष की शक्ति को पूरी तरह से समझने की जरूरत थी और दूसरा, इसे स्वर्ग और पृथ्वी से अंतरिक्ष की अनंत शक्ति को अवशोषित करने की जरूरत थी और उसके बाद ही यह अपना खुद का जन्मजात स्थान बनाने में सक्षम होगा। ये 2 चरण बेहद कठिन थे और बहुत कम लोग उन्हें तोड़ सकते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ पूरे प्रथम स्वर्ग क्षेत्र पर हावी नहीं हो पाता और अजेय नहीं बन पाता। हालांकि पहले चरण की तुलना में दूसरा चरण सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को उनकी बेड़ियों को तोड़ने से रोकने की कुंजी था। कारण बहुत सरल था। हालांकि पहले स्वर्ग में एक अतुलनीय रूप से विशाल स्थानिक शक्ति थी, लेकिन इस रहस्यमय दुनिया में अनगिनत हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट थे। हर दिन स्थानिक ऊर्जा को परिष्कृत करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। इसकी कल्पना करना कठिन था। इसके अलावा असली कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट को अपनी साधना को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित करने की भी आवश्यकता थी। खासकर जब वे उच्च क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे थे तो स्थानिक ऊर्जा की मांग और भी अधिक थी। ऐसी परिस्थितियों में यदि हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट कैओटिक केव स्टेज में प्रवेश करना चाहता है तो उसे पर्याप्त स्थानिक ऊर्जा जमा करने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे। फिर भी सफल होने के लिए उसे अभी भी कुछ शिष्यों या शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले लोगों की आवश्यकता होगी। जहां तक उन दुष्ट साधकों का सवाल है, उन्हें सफल होने में 10,000 साल लगेंगे। आखिरकार
शक्तिशाली संप्रदाय या ताकतें अपने पर्वत द्वार का निर्माण करने के लिए समृद्ध आत्मा शिरा और मजबूत स्थानिक ऊर्जा वाले स्थान का चयन करेंगी। इससे उनके शिष्यों को एक सहज लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। बेशक अगर ये एक अजय हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट था तो उसे इलाके में भी लाभ हो सकता था। हालांकि स्थानिक ऊर्जा जितनी अधिक राजसी होगी उतने ही अधिक विशेषज्ञ इसे आकर्षित करेंगे। परिणाम स्वरूप संघर्ष अपरिहार्य थे। वास्तव में क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए मारे गए या घायल हुए हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी। हालांकि ये कठिनाइयां चियांग झान के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास शेन, निटियन और अन्य लोगों द्वारा छोड़ा गया स्पेस फ्रैगमेंट था। ये दर्जनों अराजक गुफा चरण विशेषज्ञों के जन्म स्थान के बिखर जाने के बाद बना था। प्रत्येक टुकड़े में एक शुद्ध और मजबूत स्थानिक ऊर्जा थी। इसके अलावा शेन निटियन पहले से ही अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। सिर्फ स्पेस फ्रैगमेंट ही दर्जनों आधे चरण से अराजक गुफा चरण विशेषज्ञों की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। इतना ही नहीं, जब चियांग झान ने ब्लेड भगवान के जन्म स्थान को विस्फोटित किया तो उसने अनगिनत स्पेस फ्रैगमेंट भी पीछे छोड़ दिए। कुछ रहस्यमय टुकड़े भी थे जिनमें समय की क्यूई थी। संक्षेप में चियांग झान के हाथ में स्पेस फ्रैगमेंट अंतहीन था। सामान्य परिस्थितियों में ये उसके लिए अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना करने के लिए पर्याप्त था। इस समय चियांग झान ने अंतरिक्ष खंड को परिष्कृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रिस्टल जैसा अंतरिक्ष खंड एक शुद्ध और समृद्ध स्थानिक ऊर्जा में बदल गया। ये एक उफनती नदी की तरह था जो बिना किसी कीमत के उसके शरीर में बह रही थी। तुरंत असीम स्थानिक ऊर्जा ने चियांग झान के शरीर में एक विशाल और असीम भंवर का निर्माण किया जो बिजली की गति से घूम रहा था। इस समय चियांग झान ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। अंतरिक्ष खंड को पागलपन से परिष्कृत करते हुए उसने अपने शरीर के भीतर स्थानिक ऊर्जा को 10 लाख गुना तक संघनित किया और फिर इसे अपने स्वयं के जन्मजात स्थान में बदल दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। स्थानिक ऊर्जा एक भंवर में संघनित हो गई जो तेजी से घूम रही थी। एक के बाद एक क्रिस्टल दिखाई देने लगे। वे सितारों की तरह थे जो आकाश को भरते थे, चमकते और चकाचौंध रोशनी से खिलते थे। शुरुआत में अंतरिक्ष की शक्ति का क्रिस्टलीकरण केवल मुट्ठी के आकार का था। हालांकि चियांग झान की पूरी एकाग्रता के तहत यह फैलता रहा। इसके अलावा सभी स्थानिक बल क्रिस्टल एक दूसरे के साथ विलीन हो गए थे, एक स्नोबॉल की तरह बड़े और बड़े होते जा रहे थे। अंत में इसने एक विशाल और असीम स्वतंत्र स्थान का निर्माण किया। यह स्थानिक क्षेत्र परिधि में हजारों मील का था। आसपास की क्रिस्टल दीवार आकाश की तरह लग रही थी जो अंतहीन चमक के साथ चमक रही थी। अविनाशी और अविनाशी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चियांग झान द्वारा बनाया गया जन्मजात स्थान था। हालांकि यह ब्लेड गॉड और शेन निटियन के जन्मजात स्थान जितना डरावना नहीं था, यह अराजक गुफा चरण योद्धा की एक साधारण पहली परत से कम दर्जनों गुना बड़ा था। हर कोई जानता था कि अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया जन्मजात स्थान जितना बड़ा होगा उतना ही मजबूत होगा। यह जितनी अधिक ऊर्जा संग्रहित करेगा, इसकी युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। चियांग झान ने पहले भी जियोनघाई के साथ युद्ध किया था। प्रथम स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु ने अराजक गुफा चरण की पहली परत में कदम रखा। उसके द्वारा संघनित जम स्थान का आकार केवल 1000 मील था। जहां तक चियांग झान के जन्म स्थान की बात है, यह हजारों मील चौड़ा था। उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऊर्जा भंडारण के मामले में चियांग
झान शियोंघई से दर्जनों गुना बड़ा था। चियांग झान ने अभी अभी अराजक गुफा चरण में कदम रखा था, लेकिन उसने पहले ही इतना बड़ा जन्म स्थान संघनित कर लिया था। इससे साबित होता है कि उसकी नींव शियोंघई की तुलना में बहुत मजबूत थी। अगर हत्या संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु भी उसकी तुलना नहीं कर सकते, तो प्रथम स्वर्ग में कितने लोग उससे आगे निकल सकते हैं? उसे डर था कि उनमें से कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं था कि चियांग झान दुनिया के नायकों को नीची नजर से देखता था, लेकिन पहले स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद उसने बहुत से अराजक गुफा चरण विशेषज्ञों को देखा था, और उन लोगों से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों से देखते हुए उसी स्तर के लोगों में चियांग झान निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक था। यहां तक कि उग्र ज्वाला वाला बूढ़ा पूर्वज, जो अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर पर पहुंच गया था, काले कपड़े पहने सुंदरता से मेल नहीं खा सकता था, जो अभी कुछ समय पहले ही प्रकट हुई थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता जिसने इतने बड़े जन्म स्थान को संघनित किया होता, तो वो निश्चित रूप से बहुत खुश होता। वो बेहद उत्साहित था, लेकिन चियांग झान को जरा भी उत्साह महसूस नहीं हुआ। उसने अपने जन्म स्थान को महसूस किया और उसके दिल की गहराई में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। हां, ये निराशा थी। हालांकि चियांग झान ने अराजक गुफा चरण को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था, लेकिन उसने जो जन्म स्थान संघनित किया था वो अभी भी बहुत छोटा था। कम से कम ब्लेड गॉड के जन्म स्थान की तुलना में ये मीलों दूर था। इस मामले में भले ही उसने अपनी ऊर्जा को फिर से भर लिया हो, हांगलोंग, बस एक पल में चियांग झान को राहत महसूस हुई। वो अब केवल अराजक गुफा चरण की पहली परत था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी तुलना ब्लेड गॉड से नहीं की जा सकती थी। हालांकि भविष्य में जब वो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंचेगा, तो वो निश्चित रूप से ब्लेड गॉड को पार करने में सक्षम होगा। अपनी क्षमता को एक तरफ रखते हुए चियांग झान ने युद्ध राजा मुट्ठी और स्वर्गीय सितारा तकनीक की भी खेती की थी। उसने अविनाशी कानून को भी समझ लिया था, और एक बार जब वो प्रारंभिक अवधि के चरण में पहुंच जाता, तो उसके पास मृतकों को 100 गुना अधिक जीवित करने की शक्ति होती। विभिन्न कारणों से उसकी ताकत उसी स्तर के लोगों में से थी। इसमें कोई शक नहीं कि वो सबसे मजबूत था। इस समय अगर चियांग झान और काले कपड़े वाली सुंदरता लड़ती, तो उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने का कम से कम 70% मौका था। अगर उसने अराजक गुफा चरण की पहली परत के शिखर तक भी साधना की होती, तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने में भी कोई समस्या नहीं होती। जीतना तो दूर की बात है। एक विचार के साथ चियांग झान ने अपनी साधना की दिशा को वध कानून को समझने की ओर मोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि भले ही उसने अभी अभी अराजक गुफा चरण की पहली परत में कदम रखा हो, भले ही वो अपने जन्मजात स्थान को संघनित करना जारी रखे, ये उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए केवल एक बूंद की तरह होगा। इसके विपरीत अगर उसने वध कानून ऊर्जा को समझ लिया, तो उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। वध कानून ऊर्जा में सभी जीवन को मारने और सभी जीवन को नष्ट करने की शक्ति थी। ये विनाशकारी शक्ति के मामले में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। चियांग झान ने पहले ही अविनाशी कानून को समझ लिया था। ये शाश्वत जीवन की शक्ति रखने के बराबर था। ये रक्षा के मामले में बेजोड़ था। अगर वो वध कानून ऊर्जा में महारत हासिल कर लेता, तो वो सभी विरोधियों को आक्रमण और रक्षा दोनों में हरा सकता था। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने एक बार फिर खुद को अपनी साधना के लिए समर्पित कर दिया। वध करो, सभी जीवन को नष्ट करो, सभी जीवन को नष्ट करो। स्वर्ग और पृथ्वी हृदयहीन है, और सभी जीवित चीजें भूसे के कुत्तों के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि महान दांव अप्रत्याशित है, और बचने का हमेशा एक मौका होता है। यह कहा जा सकता है कि महान दांवों की संख्या सीमित है और बुद्धि की कमी है। हालांकि वध कानून एक ऐसी शक्ति है जो स्वर्ग को चुनौती देती है
और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर देती है। ये वध का सच्चा सार है। चियांग झान ने अपना सारा ध्यान वध कानून ऊर्जा को समझने में लगा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस विशेष गुण कानून के बारे में उनकी समझ और गहरी होती गई। वध के सभी प्रकार थे। कुछ ने शरीर को नष्ट कर दिया या आत्मा को मार डाला, लेकिन चाहे वो किसी भी तरह का वध हो, ये अंततः व्यक्ति की जीवन शक्ति को नष्ट करने के लिए था। असीम ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों और यहां तक कि सभी जीवित प्राणियों में भी जीवन था। किसी का जीवन जारी रह सकता है या नहीं, ये व्यक्ति की जीवन शक्ति द्वारा निर्धारित होता था। उदाहरण के लिए, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका जीवन अपने अंतिम चरण में था, वो पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं था, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति कमजोर थी। इसके विपरीत, एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार जिसका शरीर मजबूत था और चेहरा बूढ़ा था, वो इसलिए मजबूत था क्योंकि उसकी जीवन शक्ति काफी प्रबल थी। ठीक इसी वजह से एक बार उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो जाने पर वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। 3 दिन और ध्यान करने के बाद चियांग झान ने अंततः वध कानून के वास्तविक सार को समझ लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी चमकीली आंखों में सुखद आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया। धमाका! अगले ही पल चियांग झान ने अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे अपने बगल में एक बड़े पेड़ पर पटक दिया, जिससे वो सीधे चूर्ण में बदल गया। जिस क्षण प्राचीन पेड़ टूट गया और उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई, एक हल्की सी दिखाई देने वाली वध कानून ऊर्जा चियांग झान के शरीर में विलीन हो गई। हालांकि वध कानून ऊर्जा की ये किरण बेहद कमजोर थी, लेकिन चियांग झान उत्साहित और रोमांचित था, क्योंकि वह जानता था कि वध कानून ऊर्जा को संघनित करने में बस कुछ ही समय बाकी था। यह निस्संदेह एक बहुत बड़ा सुधार था, जब तक कि उसने और अधिक खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया। वध कानून को संघनित करने के बाद चियांग झान को विश्वास था कि वो 100 गुना अधिक जीवन विच्छेदक शक्ति को समझने में सक्षम होगा। उस समय उसके पास 2 विशेष कानूनों की शक्ति होगी और वो आक्रमण और बचाव दोनों में सभी विरोधियों को मिटाने में सक्षम होगा। वो अजेय होगा। इसके अलावा चियांग झान के दिमाग में एक हल्का विचार था। वो था अविनाशी कानून और वध कानून को एक साथ मिलाना, एक सरल लेकिन जटिल कानून ऊर्जा का निर्माण करना। उनका मानना था कि शक्ति असाधारण होगी। ये जानना जरूरी था कि अविनाशी कानून में सोने की विशेषताएं थी। ये कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन वध कानून सभी जीवन को नष्ट कर सकता है। एक बार जब 2 कानून आपस में मिल जाते, तो ये एक शाश्वत नरसंहार बन जाता। बेशक ये केवल एक दूरगामी लक्ष्य था। जहां तक यह है कि इसे हासिल किया जा सकता है या नहीं, या कब हासिल किया जा सकता है, चियांग झान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिरकार 2 विशेष गुणों की शक्ति के अपने रहस्य थे। एक बार जब ये इसके संपर्क में आता, तो ये एक दूसरे को रोक देता और वह इसे अपने शरीर के साथ मिलाना चाहता था। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक और बात थी। हालांकि चियांग झान लंबे समय से पहले स्वर्ग में नहीं था, लेकिन उसने अनगिनत अनक देखे थे, जिनमें शेन निटियन जैसे अनक भी शामिल थे। हालांकि उनमें से कोई भी व्यक्ति 2 विशेष कानूनों की शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सका। जादुई कानूनों की तो बात ही छोड़िए, जो एक साथ जुड़े हुए थे। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान का अनुभव उथला था और उसके ज्ञान में कमी थी। प्रथम स्वर्ग में प्रत्येक अराजक गुफा अवस्था विशेषज्ञ, जिसने एक विशेष मौलिक कानून की शक्ति को समझा, वो दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम था। वो एक अजेय अस्तित्व था जो दुनिया को नीची नजर से देखता था, और वो ऐसा व्यक्ति था जिसने 2 विशेष प्रकार के कानूनों में महारत हासिल की थी। वे सभी सर्वोच्च प्राणी थे जो शिखर पर चढ़े अपने साथियों पर गर्व करते थे। सर्वोच्च प्राणी जो अन्य सभी से ऊपर थे। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने इन 2 प्रकार के प्राकृतिक कानूनों को एक साथ मिलाया, वे और भी अधिक बेजोड़ थे, अतीत और वर्तमान को चौंका देने वाले।
जहां तक चियांग झान का सवाल है, उसके पास पहले से ही इस तरह की क्षमता थी। अगर इसकी खबर फैलती तो शायद कोई इस पर विश्वास नहीं करता। आखिर कौन विश्वास करेगा कि एक युवा व्यक्ति जिसने अभी अभी अराजक गुफा अवस्था की पहली परत में कदम रखा था, वो दो कानून ऊर्जाओं को मिलाने के इतने करीब होगा। ऐसी भयानक प्रतिभा निश्चित रूप से दुनिया को चौंका देगी। हमने 3 दिनों तक खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि संत ने सभी सच्चे शिष्यों को 5 मौलिक चौक पर इकट्ठा होने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि संत उस व्यक्ति को खोजने के लिए दृढ़ है जिसने उन पर घात लगाया था। मुझे डर है कि वे उच्च और शक्तिशाली कोर शिष्य मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जैसे ही चियांग झान गहरी सोच में डूबा हुआ था, आसपास से चर्चा सुनाई दी। उसके बाद जंगल के किनारे पर जीवन मृत्यु चरण के योद्धाओं का एक समूह दिखाई दिया। उनमें से एक बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक था। अचानक उसने भौहें सिकोड़ी और चियांग झान पर 2 तीखी निगाहें चलाई। एक आंतरिक मंडली का शिष्य वीरान कियांग। नमस्कार वरिष्ठ भाई। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने चियांग झान को देखा तो चौंक गया। उसके बाद वो दौड़कर आया और चियांग झान के सामने घुटने टेक दिए। वो कांपती हुई आवाज में बोला। उसके तुरंत बाद अन्य जीवन मृत्यु चरण के योद्धाओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे सभी बैंगनी वस्त्र पहने युवक की नकल करते हुए चियांग झान के पैरों के नीचे घुटने टेक दिए। ये शैतान दाओ था। ये पूरी तरह से जंगल के कानून का पालन करता था। जिसके पास सबसे मजबूत ताकत होगी, वो स्वर्ग का राजा होगा। हालांकि कई जीवन मृत्यु चरण के योद्धा चियांग झान के साधना आधार को नहीं देख सकते थे, फिर भी वे उसके शरीर से आने वाली अजय क्यूई को महसूस कर सकते थे। उन्होंने गलती से सोचा कि वो सबसे शक्तिशाली सच्चा शिष्य था और वे सभी उसका सम्मान करते थे। हालांकि चियांग झान हैरान था, फिर भी उसने अपना शांत मन बनाए रखा। उसने भावशून्य चेहरे से असंख्य जीवन मृत्यु चरण के योद्धाओं को देखा। उसकी नजर में ये लोग लगभग एक चींटी की तरह, भले ही आप खुद को उजागर करें, होंगलोंग। हालांकि चियांग झान के मन में ऐसे विचार नहीं थे। सबसे पहले 5 तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्यों को नहीं पता था कि वो कौन था, और दूसरी बात, वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय के छिपे हुए संसाधनों के बारे में पूछताछ करने का अवसर लेना चाहता था। साथ ही काले कपड़े पहने सुंदरता की पहचान भी करना चाहता था। चूंकि वो शैतान की गुफा में था, भले ही चियांग झान अराजक गुफा चरण में घुस गया था, फिर भी उसे सावधानी से काम करना था। आप सभी उठ जाइए। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। फिर उसकी नजर सभी जीवन मृत्यु अवस्था योद्धाओं पर पड़ी और उसने पूछा, अभी आप सभी संत के बारे में बात कर रहे थे, वास्तव में क्या हुआ? वरिष्ठ शिष्य, 2 घंटे पहले संत ने सभी सच्चे शिष्यों को 5 तत्व चौक पर इकट्ठा होने का आदेश दिया था। हमें सटीक कारण नहीं पता। जिसने बात की वो बैंगनी रंग का युवक था। उसने चियांग झान की ओर देखा और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। किसी भी तरह की उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान ने सिर हिलाया। ये बैंगनी वस्त्रधारी युवक जीवन मृत्यु अवस्था योद्धा का शिखर था और वो बहुत शक्तिशाली था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय में उसका दर्जा कम नहीं होगा, इसलिए उसे बहुत सारे रहस्य पता होने चाहिए। तुम एक होशियार बच्चे हो और तुम्हारी साधना का आधार काफी ऊंचा है। ये अफसोस की बात है कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय में केवल अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के लिए आधा कदम ही एक सच्चा विशेषज्ञ माना जा सकता है। चियांग झान ने गर्व के भाव से कहा, तुम्हारे गंभीर उत्तर के कारण मैं तुम्हें एक अंतरिक्ष टुकड़ा इनाम दूंगा। इसे ले लो और इसका ठीक से अध्ययन करो। भविष्य में तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अपनी आवाज धीमी होने से पहले उसने अपना हाथ हिलाया और एक हथेली के आकार का अंतरिक्ष टुकड़ा फेंक दिया। वरिष्ठ भाई, आपके इनाम के लिए धन्यवाद। ये एक महान दयालुता है जिसे जियो कियांग अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूलेगा।
बैंगनी कपड़े पहने युवक का चेहरा उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। उसने अंतरिक्ष टुकड़ा उठाया और अपना आभार व्यक्त करने के लिए बार बार झुक गया। अन्य जीवन मृत्यु चरण योद्धा ईर्ष्या से भर गए। हालांकि जब उन्होंने चियांग झान को अंतरिक्ष के टुकड़े को ऐसे फेंकते हुए देखा जैसे कि वह कचरे का एक टुकड़ा फेंक रहा हो, तो उन्हें लगा कि चियांग झान और भी अधिक अथाह था और किसी ने भी कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान ने सभी के हाव भाव को उदासीन भाव से देखा। वो एक बार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में घुस गया था। वो जानता था कि शैतान दांव के लोग शक्तिशाली लोगों की पूजा करते हैं और वे शक्तिशाली शैतान दांव विशेषज्ञ और भी अधिक अभिमानी और दबंग थे। इसीलिए उसने उच्च और शक्तिशाली होने का दिखावा किया। इस समय चाहे वो इसे कैसे भी देखे, चियांग झान शैतान दांव के व्यक्ति की तरह लग रहा था। इसके अलावा उसने शैतान दांव दिव्य कला की साधना की थी जो प्राचीन काल से बची हुई थी। स्वर्ग भक्षण शैतान कला। उसके शरीर में एक तीव्र शैतानी ऊर्जा थी। कुछ जीवन मृत्यु अवस्था चींटियों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अराजक गुफा अवस्था के 10वीं परत के शिखर योद्धा भी इसके बारे में कोई सुराग नहीं पा सकेंगे। मैं हाल ही में एकांत में साधना कर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि संप्रदाय में कौन सी बड़ी घटना घटी है। मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो और मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। एक पल सोचने के बाद चियांग झान ने विषय बदल दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। वरिष्ठ भाई, संप्रदाय में हाल ही में 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली यह है कि एओ लिह के नेतृत्व में दानव साधक ने एक गठबंधन बनाया है और उन्होंने बड़े पैमाने पर पंचतत्व द्वीप पर भी आक्रमण किया है। दूसरी यह है कि संतनी पर घात लगाकर हमला किया गया है। उसने पहले ही पूरे द्वीप को सील कर दिया है। सभी सच्चे शिष्यों को पंच तत्व चौक पर इकट्ठा होने के लिए कहो। उनमें से अधिकांश की अच्छी तरह से तलाशी लेने की आवश्यकता होगी। चियांग झान द्वारा संतनी को अंतरिक्ष अंश उपहार में देने के कृत्य से उत्तेजित होकर बैंगनी वस्त्रधारी युवक के उत्तर देने से पहले दूसरे काले वस्त्रधारी युवक ने अधीरता से उसे 2 बड़े रहस्य बता दिए। चियांग झान का दिल कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि एओ लिह भगवान के दफन सागर की गहराई में छिपा हुआ था? कुछ समय पहले उसने बाईजू से सुना था कि पहले स्वर्ग में 3 संप्रभु विशेषज्ञ थे। वे हत्या संप्रदाय के गुरु, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु और दानव साधक के नेता एओ लिह थे। ये 3 आदमी इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरी दुनिया को हिला सकते थे। उनके पैरों के एक झटके से पूरी दुनिया कांप उठती थी। हालांकि एओ लिह दानव साधक का एक शक्तिशाली योद्धा था। उसने कभी कोई संप्रदाय या शक्ति स्थापित नहीं की थी और उसने कभी भी उसके और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के बीच किसी संघर्ष के बारे में नहीं सुना था। यह असंभव था कि ऐसे अजेय दानव साधक के लिए अचानक 5 तत्व द्वीप पर हमला करने के लिए अन्य राक्षसों के साथ गठबंधन करने का कोई कारण नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि एओ लिह ने असंख्य नायक मकबरे की खोज की है? अचानक चियांग झान को एक विचार आया। उसने एओ लिह के इरादे का अंदाजा लगा लिया था। दूसरा पक्ष मायरिड हीरो टॉम की खातिर ऐसा कर रहा होगा, अन्यथा केवल एक मूर्ख ही पंच तत्व शैतान संप्रदाय को अपमानित करेगा। चियांग झान ने मायरिड हीरो टॉम को पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो। उसने मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो, उसे एओ लिह से पहले मायरिड हीरो टॉम में प्रवेश करना होगा। ये एक अभूतपूर्व अवसर होगा। इसके अलावा संत काले कपड़े वाली सुंदरी ने वास्तव में पंच तत्व शैतान संप्रदाय के सभी सच्चे शिष्यों को इकट्ठा किया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, ये चियांग झान से बदला लेना होगा। हालांकि चियांग झान ने अराजक गुफाचरण की पहली परत में कदम रखा था और उसके पास काले कपड़े वाली सुंदरी से लड़ने की ताकत थी, लेकिन वो उसके क्षेत्र में उसका सामना नहीं कर सकता था। अन्यथा अगर उसने अन्य विशेषज्ञों को डरा दिया तो परिणाम भयानक होंगे।
राक्षस बड़े पैमाने पर पंच तत्व द्वीप पर हमला कर रहे हैं। वे बस मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि उसका मन विचारों से भरा हुआ था, लेकिन पांच तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्यों के दृष्टिकोण से चियांग झान ने एक ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में क्रूर हत्या का इरादा भरा हुआ था। उसके अभिनय कौशल को दोषहीन कहा जा सकता है। वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं। हमारे पंच तत्व शैतान संप्रदाय में बहुत सी छिपी हुई प्रतिभाएं और विशेषज्ञ हैं। यहां लाखों सच्चे शिष्य हैं। उन दानव साधकों को हराना हमारे लिए बहुत आसान होगा। मैंने सुना है कि संप्रदाय के नेता ने पहले ही आदेश दे दिया है। 18 उपसंप्रदाय गुरु ने 1 लाख सच्चे शिष्यों को भगवान के दफन सागर की गहराई में पहुंचाया है। वे वर्तमान में दानव सेना के साथ एक गहन युद्ध में लगे हुए हैं। कल मैंने गलती से कुछ सच्चे शिष्यों को वरिष्ठ भाई होंग जियांगटेन के बारे में बात करते हुए सुना, जो एक खूनी युद्ध में अराजक गुफा चरण में घुस गए थे, और उन्होंने पलक झपकते ही उसी स्तर के 6 दानव साधकों को मार डाला। वो वास्तव में युद्ध में सर्वोच्च विशेषज्ञ कहलाने के योग्य हैं, और उनके नाम ने दानवों और शैतानों दोनों को हिला दिया है। जीवन मृत्यु चरण के विशेषज्ञों का एक समूह युद्ध के बारे में बात कर रहा था, और वे एक दूसरे के साथ इस पर चर्चा कर रहे थे। वे राक्षसों के बीच युद्ध के बारे में विशद विस्तार से बात कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने अभी अभी इसका अनुभव किया हो। चियांग झान चुपचाप सुनता रहा। अपनी समझ से वो जानता था कि राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध बेहद तीव्र था। 5 तत्व शैतान संप्रदाय ने वास्तव में युद्ध में भाग लेने के लिए 18 उपसंप्रदाय मास्टर को भेजा था। हालांकि वो प्रतिद्वंद्वी की ताकत का निर्धारण नहीं कर सका। शायद उनमें शेन निटियन जैसा कोई अद्वितीय विशेषज्ञ भी हो सकता है। हालांकि जिस चीज ने चियांग झान को सबसे ज्यादा चौंकाया वो था हांग जियांगटियन। उसका प्रतिद्वंद्वी अभी अभी अराजक गुफा चरण में कदम रखा था, और वो उसी स्तर के एक दानव साधक को तुरंत मारने में सक्षम था। इतनी भयानक ताकत के साथ भले ही वो उसे हरा दे, उसके लिए ये आसान नहीं होगा। हालांकि इस युद्ध का पैमाना बहुत बड़ा और खूनी था। एक अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ मर सकता था, लेकिन चियांग झान की नजर में ये एक ऐसा अवसर था जिसके बारे में वो केवल सपने देख सकता था। उसने अभी अभी वध कानून को समझा था, और उसे ऐसी क्रूर लड़ाई का अनुभव करने की जरूरत थी। तभी वो वध कानून को संक्षेप में बता सकता था। इसके अलावा दानव जाति का लक्ष्य असंख्य नायक मकबरा था। इस बिंदु पर ही चियांग झान को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। अन्यथा यदि 5 तत्व शैतान संप्रदाय उन्हें रोक नहीं सका और दानव सेना असंख्य नायक मकबरे में लूटपाट करने के लिए हमला कर देती, तो उसकी आते पछतावे से हरी हो जाती। राक्षसों के युद्ध के मैदान में कदम रखना एक संकीर्ण भागने के लिए नियत था, लेकिन असंख्य नायक मकबरे में पहले प्रवेश करने के लिए चियांग झान को पता था कि पहाड़ में एक बाघ है। इसलिए उसने बाघ पर्वत की ओर चलना चुना। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने 5 तत्व शैतान संप्रदाय के शिष्यों से कुछ जानकारी मांगी। इसमें 5 तत्व शैतान संप्रदाय के छिपे हुए संसाधन, काले कपड़े पहने सुंदरी की पहचान और 2 राक्षसी शैतानों के बीच लड़ाई का सटीक स्थान शामिल था। उसके बाद ही उसने उन्हें जाने दिया। जीवन मृत्यु चरण के योद्धाओं के समूह को अपनी दृष्टि से ओझल होते देख चियांग झान के चेहरे के भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गए। हालांकि वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय से डरता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उन अराजक गुफा चरण उपसंप्रदाय मास्टर के अलावा इस शैतान संप्रदाय में एक और भी अधिक शक्तिशाली सर्वोच्च बुजुर्ग भी था, और सबसे शक्तिशाली 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर था। ऐसा कहा जाता था कि वो पहले ही वर्ष चंद्र चरण में आधा कदम बढ़ा चुका था। काले वस्त्र वाली सुंदरी वास्तव में 5 तत्व शैतान संप्रदाय मास्टर की इकलौती बेटी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे संत कहा जाता था। अपनी असाधारण स्थिति के साथ वो निश्चित रूप से शैतान संप्रदाय पर शासन करेगी और भविष्य में दुनिया पर राज करेगी।
अगर उसने इस प्रतिभाशाली लड़की को नाराज किया तो इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि चियांग झान 5 तत्व शैतान संप्रदाय में था। भले ही वो शैतान गुफा छोड़ दे, उसके लिए पहले स्वर्ग क्षेत्र में कोई जगह नहीं होगी। अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए चियांग झान का दिल पहाड़ की तरफ भारी हो गया। हालांकि वो पहले ही शैतान युद्ध के मैदान का स्थान पता लगा चुका था। तुरंत वो प्रकाश की किरण में बदल गया और 5 तत्व द्वीप में प्रवेश किया। राक्षसी युद्ध का युद्ध क्षेत्र 5 तत्व द्वीप के नीचे भगवान दफन सागर के महासागर के तल पर बताया गया था। ये जानकारी जानने के बाद चियांग झान और भी अधिक निश्चित हो गया कि एओ लीह के नेतृत्व में राक्षसी सेना असंख्य नायक मकबरे की ओर बढ़ रही थी। इस प्रकार वो प्रकाश की किरण में बदल गया और पूरे 5 तत्व द्वीप को भेद दिया। इस समय चियांग झान पहले से ही 5 तत्व द्वीप के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। हालांकि उसके सामने एक काली रोशनी की स्क्रीन थी। कोई नहीं जानता था कि यह कितनी बड़ी थी, लेकिन एक असीम ऊर्जा लहरों की तरह उसमें से निकल रही थी। यह प्रकाश स्क्रीन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि पूरे 5 तत्व द्वीप को कवर करने वाली प्रकाश स्क्रीन थी। जाहिर है, यह वो गठन था जिसे संत ने द्वीप को सील करने के लिए सक्रिय किया था। इसके अलावा काली रोशनी की स्क्रीन स्टील की तरह सख्त थी और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल था। हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की बात तो दूर, एक साधारण कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट भी इसे चीर नहीं पाएगा। हालांकि चियांग झान की नजर में इस तरह की सुरक्षा एक कागज के टुकड़े की तरह थी। उसने बिना किसी प्रयास के काली रोशनी की बाधा को तोड़ दिया और असीम सीबेड वर्ल्ड में प्रवेश किया। आगे देखने पर समुद्र का पानी गहरा लाल दिखाई दे रहा था। यह समुद्र के तल पर पौराणिक नेदर ब्लड सी जैसा लग रहा था। सभी प्रकार के राक्षस, जानवरों और मानव मार्शल आर्टिस्ट की लाशें पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी। दूर से एक तीव्र खतरनाक आभा फैल रही थी। ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती थी। ये दृश्य देखकर चियांग झान को पता चल गया कि उसने सही जगह पाली है। ये सीबेड वर्ल्ड, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, निस्संदेह राक्षसों और शैतानों के बीच युद्ध का मैदान था। खूनी और दुखद दृश्य से यह बताना मुश्किल नहीं था कि राक्षसों और शैतानों के बीच ये युद्ध बेहद तीव्र होने वाला था। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसकी 2 तीखी आंखें दिव्य ब्लेड की जोड़ी की तरह दिख रही थी, जिन्हें अभी अभी खोला गया हो। यह ठंडा था और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वो इस बार युद्ध के मैदान में आया था। सबसे पहले वो असंख्य नायक मकबरे को खोजना चाहता था, और दूसरी बात, वो इस स्वर्ग को हिला देने वाली लड़ाई का उपयोग करना चाहता था। वो वध कानून को संक्षिप्त करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, चियांग झान यहां हत्या करने आया था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो वो यहां राक्षस जानवरों का शिकार करने आया था। आखिरकार वध कानून को संक्षिप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर खूनी लड़ाई की आवश्यकता थी। एक धर्मी और दयालु युवक के रूप में चियांग झान बिना किसी कारण के नरसंहार शुरू नहीं कर सकता था। इस दृष्टिकोण से राक्षसों और राक्षसों के बीच ये युद्ध निश्चित रूप से एक महान अवसर था, जो 10,000 वर्षों में मिलना मुश्किल था। युद्ध के मैदान में कदम रखने के बाद चियांग झान ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि उत्तर पूर्व में समुद्र का पानी गहरा लाल था और वहां अधिक से अधिक लाशें जमा थी। कहने की जरूरत नहीं है, ये युद्ध के मैदान का मूल था। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान आगे की ओर उड़ गया। कुछ दर्जन मील आगे बढ़ने के बाद राक्षसी जानवरों की एक सेना उसके सामने प्रकट हुई। ये गंगा की रेत की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये अंतहीन है। असीम दानव क्यूई आकाश में उड़ गया और ये असंख्य धुएं की तरह था। इसने भगवान के दफन समुद्र में विशाल लहरें पैदा की, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए
और पूरा समुद्र तल हिंसक रूप से ढह गया। अनगिनत राक्षस जानवर शार्क के आकार के थे। उनके शरीर प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं जितने बड़े थे और उनके शरीर कृपाण जैसे दिखने वाले तराजू से ढके हुए थे। वे क्रूर और क्रूर लग रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शार्क जैसे दिखने वाले उन राक्षस जानवरों ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया था। उनके प्रत्येक नुकीले दांत आसमान को चीर देने वाले ब्लेड की तरह थे, जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे और अतुलनीय रूप से तीखे थे। प्राचीन देव जानवर सेबरटूथ शार्क। चियांग झान चौंक गया। उसके सामने राक्षस जानवरों की सेना वास्तव में सेबरटूथ शार्क कबीले से थी। इस तरह का दिव्य जानवर क्रूर और क्रूर था और इसमें असाधारण ताकत थी। ये एक ऐसी जाति थी जो पूरे प्राचीन युग में प्रसिद्ध थी। हालांकि वे सबसे मजबूत नहीं थे, फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा वहां सैकड़ों हजारों सेबरटूथ शार्क थे और वे सभी अराजक गुफाचरण के आधे कदम के योद्धा थे। उनमें से 3 अराजक गुफाचरण तक पहुंच चुके थे और उनकी ताकत उग्र ज्वाला पुराने पूर्वजों के बराबर थी। इतनी बड़ी लाइनअप उस समय से कहीं ज्यादा थी जब चियांग झान ने गॉड ब्यूरियल सी में प्रवेश किया था। कछुआ राजा जानवर जिसका उसने सामना किया वो और भी भयानक था। इसके अलावा हालांकि वो पहले से ही अराजक गुफाचरण की पहली परत में कदम रख चुका था, लेकिन उसे अचानक राक्षस जानवरों की इतनी भयानक सेना का सामना करना पड़ा था। तार्किक रूप से उसे जितना हो सके उतना भागना चाहिए था। हालांकि वध कानून को संक्षिप्त करने के लिए चियांग झान निडर था। उसकी लड़ाई की मंशा आग की तरह थी। उसके हाथ के एक झटके से स्केल किलिंग ब्लेड, जो लंबे समय से चुप था, पतली हवा से प्रकट हुआ। धमाका! लाल सुनहरे ब्लेड से एक लोहे के खून वाली और जानलेवा ब्लेड ऊर्जा खिली। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था, और इसने सूखी घास को कुचलने की तरह आसानी से सीबेड वर्ल्ड को चीर दिया। एक पल में चियांग झान अपने ब्लेड के साथ एक हो गया था। उसकी आंखें तीखी और डरावनी थी। असीम हत्या की मंशा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो अद्वितीय हत्या करने वाला देवता आसमान से उतर आया हो। उसकी क्यूई ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था और वह राजसी और भव्य था। उसकी दिव्य शक्ति विस्मयकारी थी और वो अद्वितीय था। देखो, वहां एक अकेला शैतान दांव विशेषज्ञ है। ये वास्तव में अराजक गुफाचरण योद्धा की पहली परत है। इस आदमी में एक तेज आभा और शक्तिशाली ताकत है। वो 5 तत्व शैतान संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु की तरह दिखता है, लेकिन वो अपरिचित दिखता है। मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है। चलो पहले उसे मार देते हैं। उसी समय कई क्रूर और अभिमानी दिव्य इंद्रियां टिमटिमा रही थी। जाहिर है सेबरटूथ शार्क कबीले ने चियांग झान को भी खोज लिया था। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों में से 3 सेबरटूथ शार्क कबीले की गहराई में घुस गई और चियांग झान के शरीर पर ताला लगा दिया। चियांग झान के दिल से खतरे की तीव्र भावना उभरी। वो जानता था कि उसके शरीर को घेरने वाली दिव्य भावना 3 अराजक गुफाचरण सेबरटूथ शार्क से आई होगी। हालांकि वो जानता था कि ये लड़ाई खतरे से भरी थी, फिर भी चियांग झान निडरता से सेबरटूथ शार्क कबीले की ओर बढ़ा। वो मूर्ख नहीं था। अगर वो ऐसे भयानक दिव्य जानवर कबीले के साथ नजदीकी लड़ाई में नहीं लड़ सकता, तो वो निश्चित रूप से बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। किसी को पता होना चाहिए कि एक बार कुछ 100,000 आधे कदम के अराजक गुफाचरण दिव्य जानवरों का गठन हो जाने के बाद ये अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए एक घातक खतरा होगा। इसके अलावा राक्षस जानवरों की इस सेना में अराजक गुफाचरण सेबरटूथ शार्क की 3 पहली परत थी। चियांग झान जैसा मजबूत व्यक्ति भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। 2 मुट्ठियों के लिए 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। ये एक प्रसिद्ध कहावत थी।
उनमें से बहुत से लोग गुणवत्ता में अंतर की भरपाई कर सकते थे। मार डालो। बिजली की तरह वो सैबरटूथ शार्क कबीले में घुस गया। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और बेशर्मी से हमला किया। उसने कृपान को दोनों हाथों से पकड़ लिया और हवा में घुमाया। वो दबंग मुद्रा प्राचीन पैतृक देवता की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को चीर रहा था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, जो हर चीज को नीचे से देख रही थी। स्वूश!